हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे संविधान का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसकी डिमांड कैसे कैसे किसके किसके द्वारा की जाती है और उनमें क्या क्या डिमांड की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने इसके जो निर्माण के कार्य देखे थे, यानी कि जो निर्माण की योजना थी, यानी कि उसमें बैठक कितनी होती है, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मेंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। देन आज हम बात करेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली या कुछ इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो जो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में इसमें 3 जो अध्यक्ष बनाए गए थे। सबसे पहले था कि अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें से हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो हमने देखा था कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती संविधान सभा की। ठीक है, कब होती? 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक होती है तो वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन उसके दूसरे 2 दिन बाद ही जब 11 दिसंबर को बैठक होती है दोबारा, यानी कि दूसरी बैठक होती है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इसके 2 उपाध्यक्ष भी थे, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। वो कौन कौन से थे? तो इसमें से हो जाएगा डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे डॉक्टर HC मुखर्जी हैं और दूसरे हैं BT कृष्णामाचारी। ठीक है, ये दोनों उपाध्यक्ष थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष पहले सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक 9 दिसंबर को बनाए जाते हैं। दूसरे स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, स्थायी अध्यक्ष, और कब बनाए जाते हैं? 11 दिसंबर को। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर HC मुखर्जी हैं पहले, और दूसरे थे BT कृष्णामाचारी हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जो वहाँ का उद्देश्य प्रस्ताव था मतलब, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अब इसके थोड़ा आगे पढ़ने से पहले थोड़ा और डीप में इसके समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें कही गई थी। तो क्या होता है कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब संविधान सभा की जो भूमिका थी वो दोहरे रूप में रोल कर रही थी। ठीक है, यानी कि दोहरी भूमिका का रोल किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा। अब यहाँ पे हम समझे दोहरी भूमिका कैसे कर रही थी, मतलब कि दोहरी भूमिका का रोल संविधान सभा कैसे कर रही थी। तो एक तो था कि संविधान बनाने की। ठीक है, तो पहले में क्या था कि ये संविधान बनाने का काम था, और दूसरा क्या था, कानून के निर्माण की भूमिका निभा रहा था। ठीक है, तो इसमें से ये बात आप याद रखना, चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, कि जिस समय यह संविधान बनाने का काम करती थी कौन? संविधान सभा। ठीक है, जहाँ पे 389 मेंबर थे, तो जिस समय यह संविधान बनाने का काम करती थी उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। ठीक है, यानी कि जब संविधान बनाने का काम करती थी। ठीक है, लेकिन वहीं पे इसके अगले पॉइंट में आप लिखो कि लेकिन जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर जी करते थे। ठीक है, जब ये क्या करती थी, संविधान सभा जो थी, ठीक है, जो जिसमें 389 मेंबर थे, तो इसमें क्या किया जाता था, जब ये संविधान बनाने का काम करती थी तो इसमें कौन अध्यक्ष होता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता GV मावलंकर जी करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी विधायिका के रूप में कौन अध्यक्षता करता था, या संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण होता था उसमें कौन अध्यक्षता करता था। ठीक है, तो विधायिका के रूप में GV मावलंकर जी थे जो अध्यक्षता करते थे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है उसके बाद कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद संविधान बनाने की भूमिका समाप्त हो गई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, हालांकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो जाता है, लेकिन जो भी इसमें कुछ और संशोधन किए जा रहे थे तो उनमें से क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद संविधान सभा की संविधान बनाने की जो भूमिका थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन इसको क्या किया जाता है, संविधान सभा को भंग नहीं किया जाता है। ठीक है,
वह अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करती रहती है, नई संसद के गठन तक उसी तरह बनी रहती है। अभी भी क्या होता है कि जब संविधान मतलब कि संसद का जब तक नया सदन नहीं आ जाता है, यानी कि संसद का नया गठन नहीं हो जाता है, तब तक जो पुरानी संसद है वो मतलब अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करती रहती है। ठीक है। सो इसके बाद हम बात करें यदि तो संविधान सभा के लिए सलाहकार के तौर पर BN राव की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। संविधान सभा के क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे या किसकी नियुक्ति की गई थी सलाहकार के रूप में, तो इसमें से हो जाएगा BN राव। ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, BN राव। तो ये कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप पेश किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। जो उनके BN राव के द्वारा प्रारूप पेश किया गया उसमें 243 आर्टिकल्स थे। ठीक है। और इसमें जो 13 अनुसूचियाँ थी, लेकिन जब इस प्रारूप पर प्रारूप समिति ने विचार किया तो संशोधित रूप में इसमें कितने अनुच्छेद हुए? इसमें 315 अनुच्छेद कर दिए गए और 8 अनुसूचियाँ कर दी गई। ठीक है। अनुच्छेद बढ़ा दिए जाते हैं और अनुसूचियाँ घटा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जब संविधान स्वीकृत होता है, मतलब कि जब पूर्ण रूप से तैयार होता है, तो इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। जब पूर्ण रूप से ये तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि मेन रूप से हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। हालांकि अभी अनुसूचियाँ हम बात करेंगे, अभी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद दोनों ही बढ़ गए हैं, लेकिन मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान बन के लागू होता है, उस टाइम पे तत्कालीन समय में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेदों की जो संख्या है 460 प्लस है। ठीक है। यानी 460 से अधिक है और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, अब प्रेजेंट टाइम में है। तो इसमें से आपको याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मूल संविधान में, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में 460 प्लस हैं। ठीक है। यानी 460 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा में जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान में स्वीकृति दी थी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाता था। ठीक है। मतलब कर दिया गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। तो यहाँ पे हम बात करें तो क्या हुआ था, इस दिन को हम यानी कि 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को ही हम क्या मानते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये से भी पूछ लिया जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है या 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। ठीक है, इस दिन को। देन उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि बहुत महान व्यक्तित्व थे लेकिन वो इसके सदस्य नहीं थे, वो कौन कौन से थे, तो यहाँ पे गांधी जी और जो जिन्ना साहब थे, दो ऐसे महत्वपूर्ण आदमी थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, हमने संविधान सभा में बात की, अभी भारत का विभाजन होने से पहले की बात करिए थी, तो संविधान सभा में 389 मेंबर थे। जब भारत का विभाजन हो जाता है तो 299 मेंबर रह जाते हैं। लेकिन जब वो संविधान भारत का विभाजन नहीं हुआ था और उस टाइम क्या हुआ कि संविधान सभा में कितने थे, 389 मेंबर थे, जिनमें से मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, तो दो ऐसे व्यक्तित्व थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
और इसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा की बैठक कहाँ पे होती थी, तो संविधान सभा की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल है उसमें होती थी। और संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, संविधान सभा के कुल 284 सदस्य थे। ठीक है, हमने देखा था कि जब इसमें सिग्नेचर किए जाते हैं तो कितने में से 284 सदस्य थे, तो 299 में से 284 सदस्य थे। इसमें से 15 महिलाएं भी थी। ठीक है, तो 15 में से 9 महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, ये बात भी याद रखनी है। देन उसके बाद हम बात करें यदि, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग तो लिया था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा के चुनाव में भाग तो लेती है, लेकिन उसकी बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, जब उन्हें अपना बहुमत साबित, मतलब कि उनको लगा कि मैं अपना बहुमत साबित नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें कुल 389 सीटें थी। ठीक है, जब चुनाव होता है उस टाइम पे कितनी सीटें थी, तो 389 सीटें थी। भारत विभाजन के बाद इसमें क्या हुआ कि हमने देखा कि 299 सीटें ही शेष रह जाती हैं, बाकी कुछ सीटें क्या होती हैं, पाकिस्तान चली जाती हैं। अब भारत में जो 299 सीटें रह जाती हैं, तो इनमें से क्या हुआ कि जिसमें से 229 सीटें जो है वो ब्रिटिश कमिश्नरी से होती हैं और 70 देसी रियासतों से होती हैं। ठीक है, तो 70 कहाँ से हो गई, देसी रियासतों से हो गई, और जो राजा रजवाड़े थे उनके रियासतों से हो गई, और जो 229 थी वो ब्रिटिश कमिश्नरी, यानी कि ब्रिटिश कमिश्नरी की बात करें तो जो भारत का कुछ ऐसा हिस्सा था जो ब्रिटिश के डायरेक्ट आधिपत्य में था। ठीक है, तो उनमें से कितने सीटें उनको प्राप्त हुई थी, 229 प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की जो आरंभिक बैठक में देसी रियासतों ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। जब उसकी पहली बैठक होती है तो देसी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया था। भारत विभाजन के बाद धीरे धीरे भारत संविधान में शामिल हो गई थी। ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था, तो इसमें वही जातिगत हिंदू मुस्लिम के आधार पे इसका विभाजित किया गया था भारत और पाकिस्तान को। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब जो देसी रियासतें थी, तो भारत विभाजन के पश्चात, क्योंकि जो वहाँ ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ये बात कह दी थी कि देसी रियासतों को ये खुली छूट है कि वो या तो पाकिस्तान में जाना चाहे तो जा सकती हैं, या भारत में जाना चाहे तो जा सकती हैं, या वो स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ठीक है, इसी का नतीजा जम्मू कश्मीर में आज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब 370 धारा ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उस टाइम पे 3 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था कि मैं ना भारत में मिलूँगा ना पाकिस्तान में मिलूँगा, मैं स्वतंत्र रहूँगा। ठीक है, तो जिनमें से जम्मू कश्मीर को एक अलग से विशेष दर्जा दिया गया था। हालांकि कुछ में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी रूल, तो वो जम्मू कश्मीर में फॉलो होते थे, बट जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना संविधान बना हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये उसी का परिणाम था कि जो अलग रहना चाहे तो अलग रह सकता है, जो भारत में मिलना चाहे भारत में, या पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता है। ये देसी रियासतों को छूट दी गई थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हैदराबाद एकमात्र रियासत रही जो अंततः संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, हैदराबाद जो थी वो संविधान सभा में शामिल नहीं होती है। यहाँ पे संविधान सभा की बात की जा रही है, भारत की नहीं। ठीक है, भारत में तो 3 रियासतें नहीं शामिल हुई थी, तो इसमें क्या होता है कि लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत रही जो कि अंततः संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से थे। ठीक है, उनमें से कितने थे, 55 मेंबर थे, और देसी रियासतों में मैसूर से थे। ठीक है, जो सबसे अधिक थे। देन उसके बाद हम देखें तो देसी रियासतों से संविधान सभा में मनोनयन के आधार पर, ठीक है, जो देसी रियासतों को संविधान सभा में मिलाया गया तो वो किस आधार पर मिलाया गया था, मनोनयन के आधार पर। और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा रोल था इसमें, तो इन्होंने क्या किया कि आरंभ में पूर्वी प्रकार से जोड़े गए थे। ठीक है, पूर्वी प्रकार से मतलब है कि ये बंगाल से जोड़े गए थे। तो इनमें क्या होता है कि जब ये जोड़े जाते हैं तो बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो बाद में जब ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण यह बम्बई प्रांत से पूना, मतलब बम्बई प्रांत के पूना से चुने गए। बाद में जब ये क्षेत्र पाकिस्तान में जाता है
तो संविधान सभा की इनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाती है, ठीक है। जो भीमराव अंबेडकर जी का, जिनका संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल कहे कि माना जा सकता है, तो इनको ही क्या किया गया कि इनकी जो मतलब जब पाकिस्तान का विभाजन होता है तो जो जिस प्रांत से ये सदस्य चुन के आए थे तो वो तो पाकिस्तान में चला गया, तो इनकी जो सदस्यता थी संविधान सभा के लिए वो भी खत्म कर दी जाती है। तो फिर बाद में क्या किया गया, ये पुणे से, हालांकि इन्होंने वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा था, कोई एक बंदा था जो वहाँ पे चुनाव पहले से ही लड़के जीता हुआ था, तो उन्होंने उसकी जगह ले ली और वहाँ से चुन के फिर संविधान सभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है। कौन? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम संविधान सभा के संदर्भ में योजना लाई थी, हमने देखा था, लेकिन यह योजना युद्ध के बाद ही लागू हो सकी थी। और इसमें से क्या बात कही गई थी कि कुछ प्रावधानों से मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, ठीक है। तो जो क्रिप्स मिशन आता है तो हमने देखा था कि इसे रिटर्न कर दिया जाता है, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। देन इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि संविधान सभा के कुल 165 दिन बैठकें हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हालांकि ज़्यादा नहीं बट कहीं पे पूछ लिया जा सकता है, या आप कुछ कहीं पे आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो संविधान सभा में कुल 165 बैठकें हुई थी और जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई थी, ठीक है। 165 में अकेले 114 दिन प्रारूप में चर्चा हुई थी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो अंतिम रूप से हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें संविधान सभा में तो क्या होता है कि मई 1949 में, ये सारा कुछ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो संविधान सभा के जो अन्य कार्य थे इसमें क्या क्या था कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता क्या होता है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिल जाती है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक, किसके द्वारा ये लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे कि राष्ट्रगान किसके द्वारा, या राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, या राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, और इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही इन दोनों को अपनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को ही। देन उसके बाद इसमें से हमने कल ही देखा था कि क्या हुआ था, संविधान जब निर्माण हुआ था इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। इसमें कुल 11 बैठकें हुई थी और लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। कुल खर्च 64 लाख रुपए आया था, ठीक है। इसके प्रारूप में क्या होता है कि 60 देशों का अवलोकन किया गया था और इसके प्रारूप में 114 दिन तक विचार होता है। और इसमें जो कुल खर्चा आता है, ये कुल खर्चा भी पूछ लिया जाता है, तो कितना आता है? 64 लाख रुपए आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नोट्स दिख रही है वो यम लक्ष्मीकांत की बुक से बनाई हुई नोट्स है और ये कोचिंग की नोट्स है, इसलिए आप लोग बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपकी प्रॉपर नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। यहाँ पे कुछ समितियाँ थीं, उससे पहले हम कुछ 1-2 बात और जान लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हो गया कि संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था कि हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था और इसमें BN राव को आपने देखा है कि संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और फिर हम उसके बाद आगे की बात करें तो HBR अंगियर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य
प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसमें से है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। ठीक है, यानी कि संविधान को लिखा किसने था? इन्होंने तो बनाया, अपना दिमाग दिया, चलाया, जो भी किया, लेकिन इसको लिखा कौन था? क्योंकि यहाँ पे जब बात उठी कि संविधान, भारत का संविधान एक लिखित संविधान होना चाहिए, यानी कि हैंड रिटन संविधान होना चाहिए। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे बड़ा किसका संविधान है या लिखित किसका संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब बात आई कि जो लिख सके इसको अच्छे तरीके से पूरा एकदम से बना के, जिसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, तब वहाँ पे किसकी बात आती है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, जिन्होंने अपनी पेन कर से इसको लिखा है। ठीक है, उनकी कलम भी एक विशेष प्रकार की थी जिससे इन्होंने लिखा था। तो पूरा संविधान जो है इनके द्वारा ही लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी अब बहुत पूछा जाता है कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, बिहारी नारायण रायजादा। यहाँ पे जब इनकी बात की गई थी तो इनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं गए थे और उन्होंने इनसे बोला था कि आपको संविधान लिखना है, उसके लिए आपको जो भी जितना भी चार्ज लेना हो आप ले सकते हो, हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं, लेकिन आप संविधान लिखने के लिए चलो। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा था, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, कि मैं संविधान जितने पन्ने लिखूंगा हर एक पन्ने में अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हर एक पन्ने में मेरा नाम चाहिए, मैं जितना लिखता जाऊंगा उसके नीचे अपना नाम भी लिखता जाऊंगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा ये तो अच्छा है, ठीक है आप लिख देना, नाम लिखने में क्या है। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ इस शर्त पर वो तैयार हो गए थे संविधान पूरा लिखने के लिए, और उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, पूरा संविधान लिखा और अच्छे तरीके से इटैलिक जो शैली होती है उस पे उन्होंने पूरा एकदम से प्रवाह में संविधान को लिखा और उनके द्वारा पूरा ही संविधान लिखा गया था। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसके सौंदर्यीकरण को या सजावट को किसने बनाया था? तो यहाँ पे मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और जो सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें मंदलाल बोस और ब्यूर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ठीक है, जो इसकी सजावट की, और मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और ब्यूर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। ठीक है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, क्योंकि ये इटालियन शैली में लिखी गई थी, तो इसलिए इसका जो हिंदी संस्करण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया गया है। ठीक है, जैसे कि संविधान आपने देखा होगा ऐसे कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं बहुत अच्छे से, और ऐसे है, बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको किसने किया था? ये चारों तरफ की जो सजावट है इसकी, तो इसको किसने किया था? नंदलाल बोस जी ने किया था, चारों तरफ की इसकी सजावट। और हिंदी में बात करें तो बसंत कृष्ण वैद्य जी थे। और इसका जो पूरा मतलब, एक बार जब संविधान लिखा गया था तो लिखा किसने था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, जब आप हिंदी में पूछा जाए कि संविधान सभा का संस्करण हिंदी में किसने लिखा या सुलेखन किया, तब आप लगाना बसंत कृष्ण वैद्य थे। लेकिन यदि पूछा जाता है कि संविधान सभा को मुख्य रूप से किसने इसको लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा होगा। ठीक है, ये नाम आप नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। अब हम बात करेंगे इसके आगे का, जो संविधान सभा की समितियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी समितियां हैं और इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।